जय हिंद। आप सभी को आइए आज के क्लास में ज्ञान बिंदु रोशन आनंद सर के प्रैक्टिस सेट से टोटल साइंस का क्वेश्चन कराने वाला है। टोटल 100 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट कराएंगे। रोशन आनंद सर द्वारा दिया गया ये प्रैक्टिस सेट है साइंस का स्पेशली। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए, सारा क्वेश्चन भी यही है। दरोगा के लिए हो गया, मद्य निषेध के लिए हो गया, बिहार SSC सभी में काम करेगा। ये देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। कोशिका सिद्धांत में तीसरा सिद्धांत किसने जोड़ा था, बताइए तो। कोशिका सिद्धांत में तीसरा सिद्धांत किसने जोड़ा, तो ये जोड़ा था रुडोल्फ विर्चो। कौन, तो रुडोल्फ विर्चो। सारा क्वेश्चन ध्यान से देखते चलिए। अगला क्वेश्चन देखिए कि विर्चो ने क्या कहा था, तो बताइए कि विर्चो ने क्या कहा था। तो प्रत्येक कोशिका पूर्व विद्यमान में कोशिका से उत्पन्न होती है। क्या कहा था विर्चो, तो प्रत्येक कोशिका पूर्व विद्यमान कोशिका से उत्पन्न होती है। माने कि जो पहले से विद्यमान कोशिका है उसी से उत्पन्न होती है। चलिए नेक्स्ट देखिए, कोशिका का रासायनिक संगठन किससे बना होता है। कोशिका का रासायनिक संगठन किससे बना होता है, तो ये कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा और न्यूक्लिक अम्ल। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा और न्यूक्लिक अम्ल। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। सारा क्वेश्चन कॉपी पे लिखते चलिए क्योंकि रोशन आनंद सर का नाम ही विश्वास है। कोशिका में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व होता है। कोशिका में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व होता है, तो ये जल होता है। क्या होता है, तो जल होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। कोशिका में सबसे अधिक पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक कौन है, तो कोशिका में सबसे अधिक पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक क्या होता है, तो प्रोटीन होता है। क्या होता है, तो प्रोटीन होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। कोशिका का आकार सबसे छोटा किसमें होता है, तो कोशिका का आकार सबसे छोटा किसमें होता है, तो ये माइकोप्लाज्मा में होता है। कोशिका का सबसे छोटा किसमें होता है, तो माइकोप्लाज्मा में होता है। अगला क्वेश्चन है कि एक कोशिकीय जीव का उदाहरण क्या है, तो एक कोशिकीय जीव का उदाहरण क्या है, तो अमीबा है। सारा क्वेश्चन भी है, बिहार दरोगा मद्य निषेध के लिए महत्वपूर्ण है। बहुकोशिकीय जीव का उदाहरण क्या है, तो एक कोशिकीय जीव है कॉमन अमीबा। बहुकोशिकीय क्या है, तो मानव है। देखिए ऊपर में करा है ना कि एक कोशिकीय जीव का उदाहरण क्या है, तो अमीबा। अब बहुकोशिकीय जीव का उदाहरण क्या है, तो ये मानव है। कोशिका में भोजन का निर्माण कहाँ होता है, तो कोशिका में भोजन का निर्माण क्लोरोप्लास्ट में होता है। कहाँ होता है, तो क्लोरोप्लास्ट में होता है। अगला क्वेश्चन देखिए कि क्लोरोप्लास्ट किस प्रकार का प्लास्टिक है, प्लास्टिड है, तो ये हरित प्लास्टिड है। क्या है, हरित प्लास्टिड। चलिए प्लास्टिड किस में पाए जाते हैं, प्लास्टिड किस में पाए जाते हैं बताइए, तो ये केवल पादप कोशिका में। किस में, तो पादप कोशिका में। कोशिका में शोषण का दूसरा चरण कहाँ होता है, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। अच्छे से देखते चलिए। माइटोकॉन्ड्रिया को दोहरी झिल्ली वाला क्यों कहते हैं, तो बाहरी और आंतरिक झिल्ली के कारण। बाहरी और आंतरिक झिल्ली के कारण माइटोकॉन्ड्रिया को दोहरी झिल्ली वाला कहते हैं। चलिए नेक्स्ट, माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली क्या कहलाती है, तो माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली क्या कहलाती है, तो ये क्रिस्टे कहलाती है। क्या कहलाती है, तो क्रिस्टे। क्रिस्टे कहलाती है। चलिए माइटोकॉन्ड्रिया का आंतरिक द्रव क्या कहलाता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया का आंतरिक द्रव क्या कहलाता है, तो मैट्रिक्स। क्या कहलाता है, तो मैट्रिक्स। कोशिका में आरएनए कितने प्रकार का होता है, तो कोशिका में आरएनए 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का, तो 3 प्रकार का। अगला क्वेश्चन देखिए। mRNA का कार्य क्या है, तो ये संदेश ले जाना। mRNA का कार्य क्या है, तो संदेश ले जाना। अगला क्वेश्चन है कि tRNA का कार्य क्या है, mRNA का संदेश ले जाना है। और tRNA का कार्य क्या है, तो अमीनो अम्ल लाना। tRNA का क्या है, तो अमीनो अम्ल लाना। rRNA का कार्य क्या है, तो राइबोसोम बनाना। देखिए अब से समझिए तीनों क्वेश्चन।
mRNA का कार्य है संदेश ले जाना, और tRNA का अमीबा अम्ल लाना, RNA का राइबोसोम बनाना। RNA का कार्य क्या आता है? राइबोसोम बनाना। चलिए नेक्स्ट, कोशिका झिल्ली का मुख्य घटक क्या है? तो लिपिड और प्रोटीन। कोशिका झिल्ली का मुख्य घटक क्या है? तो लिपिड और प्रोटीन। झिल्ली में पाए जाने वाले लिपिड कौन से हैं? तो फास्फोलिपिड। झिल्ली में पाए जाने वाले लिपिड कौन से हैं? तो फास्फोलिपिड। कोशिका झिल्ली का मॉडल किसने दिया? तो कोशिका झिल्ली का मॉडल सिंगर और निकोलसन दिया था। कोशिका झिल्ली का मॉडल किसने दिया? तो सिंगर और निकोलसन। कोशिका झिल्ली का कार्य क्या है? पदार्थों का आवागमन नियंत्रित करना। पदार्थों का आवागमन नियंत्रित करना। कोशिका झिल्ली का कार्य क्या है? तो पदार्थों का आवागमन नियंत्रित करना। कोशिका में विषैले पदार्थ कौन नष्ट करता है? कोशिका में विषैले पदार्थ कौन नष्ट करता है? तो लाइसोसोम। कोशिका में विषैले पदार्थ कौन नष्ट करता है? तो लाइसोसोम। लाइसोसोम में कौन से एंजाइम पाए जाते हैं? तो पाचन एंजाइम, पाचक एंजाइम। कोशिका में संग्रह का कार्य कौन करता है? तो वैक्यूल। कोशिका में संग्रह का कार्य कौन करता है? तो वैक्यूल। वैक्यूल में कौन सा रस भरा होता है? तो वैक्यूल में कोशिका रस भरा होता है। कौन? तो कोशिका रस। कोशिका में रंगीन पदार्थ कहाँ पाए जाते हैं? तो क्लोरोप्लास्ट में। कोशिका में रंगीन पदार्थ कहाँ पाए जाते हैं? तो क्रोमोप्लास्ट में। कोशिका का अस्थायी आकार किससे बना रहता है? कोशिका का अस्थायी आकार किससे बना रहता है? तो कोशिका भित्ति से। चलिए, कोशिका भित्ति पारगम्य होती है या नहीं? तो पूर्ण पारगम्य होती है। पूर्ण पारगम्य। अगला क्वेश्चन है कि कोशिका झिल्ली किस प्रकार की होती है? देखिए, कोशिका भित्ति पूर्ण पारगम्य होती है, कोशिका झिल्ली अर्ध पारगम्य होती है। समझने वाला बात है। कोशिका झिल्ली कैसी होती है? तो अर्ध पारगम्य। और कोशिका भित्ति, देखिए झिल्ली और भित्ति में अंतर समझिए। झिल्ली में अर्ध पारगम्य होता है और कोशिका भित्ति में पूर्ण होता है। झिल्ली में क्या होता है? तो अर्ध, कोशिका भित्ति में तो पूर्ण। चलिए नेक्स्ट, जीवाणु में डीएनए कहाँ पाया जाता है? तो जीवाणु में डीएनए कहाँ पाया जाता है? तो न्यूक्लियाइड में। न्यूक्लियाइड में। जीवाणु में डीएनए न्यूक्लियाइड में पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट, जीवाणु में कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? जीवाणु में कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? तो पेप्टिडोग्लाइकन। पेप्टिडोग्लाइकन। जीवाणु में कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो पेप्टिडोग्लाइकन। चलिए नेक्स्ट, कोशिका विभाजन के दौरान क्रोमोसोम कब नष्ट दिखते हैं? कब स्पष्ट दिखते हैं? कोशिका विभाजन के दौरान क्रोमोसोम कब स्पष्ट दिखते हैं? तो प्रोफेज में। कोशिका विभाजन के दौरान क्रोमोसोम कब स्पष्ट दिखते हैं? तो ये प्रोफेज में दिखते हैं। कब? तो प्रोफेज में। माइटोसिस का सबसे लंबा चरण कौन सा है? तो प्रोफेज। माइटोसिस का सबसे लंबा चरण कौन सा है? तो प्रोफेज। क्रोमोसोम की संख्या किस में आधी हो जाती है? तो मियोसिस में। क्रोमोसोम की संख्या किस में आधी हो जाती है? तो मियोसिस में। अगला क्वेश्चन है कि मियोसिस कितने चरणों में पूरा होता है? तो बताइए कि मियोसिस कितने चरणों में पूरा होता है? तो मियोसिस 2 चरणों में पूरा होता है। कितने चरण में? तो 2 चरण में।
मियोसिस 1 को क्या कहते हैं? मियोसिस 1 को क्या कहते हैं? तो अपचायी विभाजन। कोशिका में स्पिंडल तंतु किससे बनते हैं? कोशिका में स्पिंडल तंतु किससे बनते हैं? तो ये प्रोटीन से बनते हैं। कोशिका में स्पिंडल तंतु किससे बनते हैं? तो ये प्रोटीन से बनते हैं। सेंट्रोसोम कितने सेंट्रियोल से बना होता है? सेंट्रोसोम कितने सेंट्रियोल से बना होता है? तो 2। पादप कोशिका में सेंट्रोसोम होता है या नहीं? तो पादप कोशिका में सेंट्रोसोम नहीं होता है। कोशिका में गति किससे होती है? तो सिलिया और फ्लैजेला से। सिलिया और फ्लैजेला से होती है गति। फ्लैजेला का उदाहरण कौन सा है? तो फ्लैजेला का उदाहरण शुक्राणु है। चलिए नेक्स्ट। सिलिया का उदाहरण कौन सा है? तो ये पैरामीशियम है। फ्लैजा का शुक्राणु और सिलिया का उदाहरण है पैरामीशियम। कोशिका में आंतरिक ढांचा क्या कहलाता है? तो साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन। कोशिका में आंतरिक ढांचा क्या कहलाता है? तो साइटोस्केलेटन। चलिए नेक्स्ट। कोशिका में माइक्रोट्यूब्यूल किससे बने होते हैं? तो ट्यूबलिन का। कोशिका में माइक्रोफिलामेंट किससे बने होते हैं? कोशिका में माइक्रोफिलामेंट किसके बने होते हैं? तो एक्टिन को बने होते हैं। किसके? तो एक्टिन। कोशिका में भोजन का अपघटन किससे होता है? कोशिका में भोजन का अपघटन किससे होता है? तो एंजाइम से। कोशिका में भोजन का अपघटन तो एंजाइम से होता है। कोशिका में एंजाइम की प्रकृति कैसी होती है? तो कोशिका में एंजाइम की प्रकृति प्रोटीन होती है। कैसी होती है? तो प्रोटीन। चलिए नेक्स्ट। कोशिका में ऊर्जा का उपयोग किस रूप में होता है? तो कोशिका में ऊर्जा का उपयोग किस रूप में होता है? तो एटीपी के रूप में होता है। किस रूप में होता है? तो एटीपी के रूप में होता है। कोशिका में ऊर्जा का उपयोग किस रूप में होता है? तो एटीपी के रूप में होता है। अगला क्वेश्चन है कि कोशिका में एटीपी का निर्माण कहाँ होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में। कहाँ होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में। चलिए अगला क्वेश्चन। कोशिका में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किस जीव में होती है? तो कोशिका में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किस जीव में होती है? तो हरे पौधों में। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस कौन सी है? तो कार्बन डाइऑक्साइड है। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस कौन सी है? तो ये कार्बन डाइऑक्साइड है। कोशिका में ऑक्सीजन का उपयोग किस प्रक्रिया में होता है? कोशिका में ऑक्सीजन का उपयोग किस प्रक्रिया में होता है? तो श्वसन। चलिए नेक्स्ट। कोशिका में जल संतुलन किससे बना रहता है? तो ये हो जाएगा परासरण से। किससे बना रहता है? तो परासरण से। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें।